हाय बेटा, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने आरएस नोमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन से हाउ वी कैन फाइंड होमोमर, डायस्टेरियोमर, एनेंशियोमर ये हमने देखा। एपिमर की डेफिनेशन देखी, एनोमर की डेफिनेशन देखी। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला कि हमें स्ट्रक्चर देख के डिसाइड नहीं करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन देख के डिसाइड करना है। आगे एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको खास याद रखना। टर्सरी अमाइन हैज chiral nitrogen but optically inactive। chiral नाइट्रोजन तो उसके पास है, बट देन ऑल्सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब chirality है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ? नाइट्रोजन tertiary means all the three group are different, R1, R2, R3, and always on nitrogen there is a lone pair, and that's why hybridization is sp3 like carbon. So all the four sides are different. There is lone pair, there is R3, R2, R1, all the four sides are different. So it is chiral nitrogen. Obviously it is chiral nitrogen. But what will be its mirror image? R3, R2, R1. This will be its mirror image. We know that if any one chiral carbon is there, then there are two possibilities: itself and its mirror image. These two will be optically active. Dextro, then Leo. This is Leo, then that will be dextro. But here, because of the lone pair in chiral carbon, all the four bonds are there. Here it is not bond. There is only lone pair. And that's why here inversion taking place, and this inversion is called umbrella inversion. Now what is the meaning of umbrella inversion? हमने बारिश में देखा होगा, छाता होता है ना, वो कौवा बन जाता है। छाता ऐसे बिलो होता है, लेकिन वो हैवी एयर की वजह से, पवन की वजह से उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। सेम यहाँ पे होता है। बिकॉज ऑफ लॉन पेयर फ्री मोशन इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे बॉन्ड होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड्स बिलो, ऊपर तो लॉन पेयर है, तो ये रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड्स अप साइड चले जाएंगे, लॉन पेयर नीचे आ जाएगी। तो ये अगर कंडीशन सोच लो कि ये लॉन पेयर नीचे आ जाए, R1, R2, R3 ऊपर चले जाए, तो ये R3 ऊपर चला गया, ये R2, ये R1, एग्जैक्ट इसका अम्ब्रेला इन्वर्जन हो गया है, सोच लो। अब इसको आप सीधा कर दो तो यही हो गया। मीन्स ये एंड उसका मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे में इजीली एट रूम टेम्परेचर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई अकेला नहीं होगा, ये दोनों का मिक्सचर साथ में ही होता है, तो ये कोई डिफरेंट लियो डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों साथ में ही होंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लियो, दोनों का कॉम्बिनेशन 0। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ अम्ब्रेला इन्वर्जन it is chiral nitrogen is there, but it is optically inactive, and same thing will happen with carb anion. Same condition, carbon 3 valency, R1, R2, R3, and negative charge means extra pair. इसमें भी सेम कंडीशन होगा। अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दिस कार्बन इज chiral, we can say that is chiral carbon, because nothing is similar, there is no any kind of symmetry, it is unsymmetrical. But carbon is chiral, then also because of umbrella inversion it is optically inactive.
नाउ एलिन is CH2 double bond C double bond CH2. This is called allene. We have seen this in geometrical isomerism, and उस वक्त हमने बोला था कि in cumulated polyenes, if double bonds are odd, then GI is possible, but even then optical isomerism is possible. This molecule is called allene. Substituted allene अगर हमारे पास होता है XY, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, अगर दोनों हाइड्रोजन होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिवनेस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, दोनों साइड हाइड्रोजन होंगे तो। लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इवन नंबर है, ऑड नहीं है, तो एक डबल बॉन्ड ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा। मीन्स एक पे जो एक्स एंड वाई ग्रुप है वही इस प्लेन में होंगे, दूसरे पे अबो एंड बिलो होंगे। तो आप कैसे भी प्लेन रखो, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप ऐसे इसको कट करोगे ऐसे, तो ऊपर वाला एक्स नीचे वाला वाई दोनों साइड सिमेट्री नहीं होगी। और अगर आप ऐसे इस प्लेन को कट करोगे तो इसमें इस साइड एक्स इस साइड वाई तो भी सिमेट्री नहीं होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से दिस इज किराल मॉलिक्यूल एंड दिस विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट either towards left hand side or right hand side. But understand, this is called chiral molecule. Chiral carbon is not there because all the carbon are having pi bonds. तो chiral carbon नहीं है, फिर भी this molecule is chiral and it will be optically active. Even number of pi bond will be optically active, but condition is what? ये pi bond वाला जो कार्बन है उस पे जो दो ग्रुप है वो सेम नहीं होने चाहिए, सेम इधर भी नहीं होने चाहिए। दोनों अगर हाइड्रोजन है, एक में भी दोनों सेम है तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सो दिस इज एलिन एंड सेम फॉर सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफिनाइल, वो भी हमने देखा हुआ है जीआई में। अब अच्छी तरह से याद रखो, दो फिनाइल रिंग, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, ये दोनों फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हमें मालूम है कि रेजोनेंस कब पॉसिबल है, जब स्ट्रक्चर प्लेनर हो, ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन, देन ओनली रेजोनेंस इज पॉसिबल। प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कब होता है? जब पाई बॉन्ड ऑल्टरनेटिव होते हैं तब। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव, बट डबल सिंगल डबल यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव है, तो ये कंटिन्यूअस रेजोनेंस में होगा। बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ द बेंजीन रिंग आर ऑन सेम प्लेन। अगर ये एक का प्लेन चेंज हो गया तो रेजोनेंस कट हो जाएगा, एंड वी नो रेजोनेंस मीन्स स्टेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई बोथ द बेंजीन रिंग विल बी इन सेम प्लेन इन बाइफिनाइल। बट अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन, यहाँ पे अगर ग्रुप है इसका तो ये दोनों ऑर्थो पोजिशन होंगे ना। ऑर्थो पोजिशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है एक्स वाई, ये दोनों एक्स एक्स नहीं होने चाहिए, सेम जो यहाँ पे था ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो ये ऑर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से उनमें रिपल्सन होगा। ड्यू टू रिपल्सन ये प्लेन चेंज हो जाएगा। एक बेंजीन रिंग ऐसे है तो दूसरी प्लेन चेंज कर देगी। लाइक सेम थिंग, एक डबल बॉन्ड ऐसे था, दूसरा उसके परपेंडिकुलर था। एंड नाउ जीआई तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, ऑड नंबर में जीआई होगा, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब थर्ड बेंजीन रिंग दोनों के ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, याद रखना। अगर ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो प्लेन चेंज नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। थर्ड रिंग अगर आ जाए तो उसमें जीआई मिलेगा, फिर चौथी रिंग आ जाए तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें मिलेगा। तो अब तक हमने देखा दिस वाज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद हमें देखना है रोटामर्स।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही लास्ट पॉइंट जो है ना, रोटामर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दिस वाज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Conformational isomerism, in short we are writing conformers, also we are writing rotamers. So what is conformational isomerism or rotamers? If there is a single bond around carbon-carbon, due to rotation around the single bond, the different structures are possible. That is called rotamers. Molecular formula same, structural formula same, but due to single bond between two atoms, and because of the rotation around single bond, the different structural spacious arrangement will get, that is called rotamers. That's why, because of rotation, it is called rotamers, also conformation. But remember this, suppose we have taken ethane, carbon-carbon single bond. If you rotate single bond, then the position of hydrogen in space will change, but it will be ethane only. तो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता, वो मॉलिक्यूल तो सेम ही है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, याद रखना. अब व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? मिनिमम थ्री कंटिन्यूअस sigma bond. Minimum 3 continuous sigma bond. अब इसका मतलब क्या? Like A, B, C, D. 1, 2, 3. Minimum 3 continuous sigma bond. But ऐसा नहीं चलेगा. A, B, C, D. सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा तो है ना, एक पाए है तो क्या हुआ? नहीं, सिंगल बॉन्ड ही चाहिए, डबल बॉन्ड वाला नहीं चाहिए. और ऐसा भी नहीं चलेगा. 1, 2, 3 सिग्मा तो है ना, लेकिन वो सिग्मा वाला पाई बॉन्ड भी फॉर्म करता है, वो नहीं चलेगा. सिग्मा मीन्स ओनली sp3 hybridization, नो sp2. दिस कार्बन इज sp2 बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड. तो ऐसा नहीं, 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड ओनली. अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे मिलती है तो कंफर्मेशन इज पॉसिबल. तो अब हमें कोई पूछे कि इसमें कंफर्मेशन पॉसिबल है, कि नहीं है, तो वी कैन सी ओनली 1 and 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर कंटिन्यूसली. तो इसमें कंफर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. नो, इट इज पॉसिबल. यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो होगा ना. इसको ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखो. CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, सिग्मा 1, 2, 3. तो इसमें होगा, इसमें हो जाएगा. इथिलीन ग्लाइकोल, ऐसे कई सारे ऑप्शन हमें दिए होंगे. वेदर कंफर्मेशन इज पॉसिबल और नॉट, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शन. तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड तो कंटिन्यू है ही. ये वाला एक, फिर ये कार्बन कार्बन के बीच में, फिर ये OH, इसमें तो होगा ही. 3 कंटिन्यूअस बॉन्ड है तो इसमें तो कंफर्मेशन होगा ही. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कंफर्मेशन इज पॉसिबल और नॉट? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? ऑब्वियसली होगा 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, सो इसमें भी कंफर्मेशन होगा. CH3Cl में होगा कि नहीं? CH3Cl नहीं होगा. 1 and 2, 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं है कंटिन्यूसली. 3 सिग्मा बॉन्ड शुड बी देयर, बट विच इज नॉट देयर. सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं. अब कंफर्मेशन में है क्या? and how we can represent. This is very important topic.
अच्छी तरह से इसको समझ लेना। There are two projections. Newman projection which is in two-dimensional, and Sohor's projection which is in three-dimensional. Now ये क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, ये साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, इसको हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन, conformation in ethane, CH3, CH3. In conformation, what we have to do? Just we have to rotate molecule around single bond. तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होता है? टेट्राहेड्रल, 3 or below 1 above, ऐसे उसका 4 बॉन्ड्स होंगे। अब इसको अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर दे तो एक इस साइड, 3 पीछे वाले साइड होगा ऐसे टेट्राहेड्रल शेप। सेकंड कार्बन को ऐसे कर दो, एक कार्बन का बॉन्ड इधर, 3 पीछे, ये सेंटर में कार्बन होगा। तो ये कार्बन sp3, उसका 1 2 3 4, ये 3 हाइड्रोजन, ये पीछे वाला बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो उसके भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे। बट इसको एग्जैक्ट हमें अरेंज करना है कि ये हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इन स्पेस। तो अच्छी तरह से समझ लो, लाइक ये 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इसके ऊपर 3 बॉन्ड है, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। अब ये पहले वाला कार्बन, ये दूसरे वाला कार्बन, इन दोनों के हाइड्रोजन एग्जैक्ट आमने सामने है, एग्जैक्ट आमने सामने है। तो इसमें हम ऐसा शो करते हैं कि 2 कार्बन के बीच में इतनी जगह होती है, रियल में नहीं होती। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो 2 कार्बन के बीच में ऐसा कोई लाइन नहीं होता। ये कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, एक्चुअली देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ 2 कार्बन एटम। तो ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बीच में गैप नहीं होता जहाँ पे हम बॉन्ड ड्रॉ कर सकें। तो दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, इन दोनों के ऊपर हाइड्रोजन एग्जैक्ट आमने सामने, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, पास में आएंगे ना तो रिपल्सन होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से रोटेट करके दूर चले जाएंगे, तो अब रिपल्सन नहीं होगा। तो ये रोटेशन एट रूम टेम्परेचर इजीली पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। बट मॉलिक्यूल तो सेम ही है, CH3 उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर दोनों के हाइड्रोजन सेम है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो हम ऐसे इसको अभी ड्रॉ करेंगे। सोहर्स प्रोजेक्शन पहले हम देखते हैं 3 डायमेंशनल में। तो ऐसा फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, ये बीच, दोनों के बीच का बॉन्ड है, दोनों के हाइड्रोजन है एग्जैक्ट एक दूसरे के पीछे। तो इसको हम थोड़ा क्रॉस करके ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये पहला वाला कार्बन है, उसके 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। ये पीछे वाला जो कार्बन है उसको ऐसे क्रॉस में शो करना है हमें। तो पहले वाले कार्बन के एग्जैक्ट पीछे दूसरे वाला कार्बन, सेम हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स। इक्लिप्स अरेंजमेंट, वी नो सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में सन नहीं दिखता, मून इक्लिप्स में मून नहीं दिखता। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पीछे वो हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, इस कार्बन के पीछे वो नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ से एग्जैक्टली देखें तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। और इस इक्लिप्स स्ट्रक्चर को, दिस इज सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन ऐसे होता है, 3D में हम दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट। बट न्यूमैन प्रोजेक्शन 2D में हम कैसे ड्रॉ करेंगे अब देखना अच्छी तरह से। यहाँ पर सेंटर में कार्बन है, 3 हाइड्रोजन बिलो, एक ऊपर, उसका बॉन्ड है जो कार्बन के साथ अटैच होगा दूसरे कार्बन के साथ। लेकिन
ये 4 बॉन्ड में से अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो अब आपको क्या दिखता है, ये एक सेंटर वाला कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन ओनली। अब पीछे वाला जो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड है वो तो पीछे चला गया, आपको नहीं दिखाई देगा। अब पीछे वाला कार्बन वो भी नहीं दिखाई दे रहा, और इसके ऊपर हाइड्रोजन था तो वो आगे वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे आ जाएगा, तो वो भी नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड। तो वो अरेंजमेंट हम 2D में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो आगे वाला कार्बन है, फ्रंट कार्बन, उसके 3 बॉन्ड, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब ये बैक साइड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो एग्जैक्ट इसके पीछे चला गया। ऐसे होता तो दिखता दोनों के बीच का बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड एग्जैक्ट आपके पीछे चला जाएगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन पीछे भी एक कार्बन तो है, उसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, तो वो पीछे वाले कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन होंगे उसका बॉन्ड हम ये सर्कल के बाहर से शो करेंगे। ये सर्कल के अंदर से नहीं, क्योंकि ये अंदर वाला तो आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से कट हो गया, मीन्स से पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये भी सेम ही फॉर्मूला हुआ ना, इसके जैसा ही, लेकिन इसको भी हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड। अब दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एग्जैक्ट एक दूसरे के पीछे आमने सामने है, तो रिपल्सन की वजह से ये स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड अभी आपको ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, लेकिन 60 डिग्री आप रोटेट करो तो आगे वाले 2 हाइड्रोजन के बीच में से आपको पीछे वाला हाइड्रोजन दिखेगा, और रिपल्सन भी नहीं होगा क्योंकि अब आगे वाला अगर पीछे जाएगा तो वहां पर कोई नहीं है, पीछे वाला आगे आए तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो रिपल्सन भी कम हो जाएगा। तो अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करें तो आगे वाले कार्बन की सिचुएशन हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज 3 बॉन्ड रखेंगे। जो रोटेट करना है ऐसे बॉन्ड को रोटेट कर दो, तो पीछे वाला जो हाइड्रोजन था वो अब 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 120, 60 डिग्री पे आपको इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में से वो दिखाई देगा। तो इसमें रिपल्सन मिनिमम होगा क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है और इसके आगे कोई नहीं है, तो इसमें रिपल्सन मिनिमम होगा, तो स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम होगी। एंड दिस इज कॉल्ड एंटी और staggered, anti or staggered formula, this is called, and this is eclipse. अब एंटी और स्टेगर्ड इसमें अगर शो करना है सोर्स में तो कैसे करेंगे, तो अब देखो आगे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर है, पीछे वाले पे एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट यहाँ, इसके ऑपोजिट यहाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी। एंटी मींस ऑपोजिट। तो आगे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर था, पीछे वाले पे एग्जैक्ट नीचे आ गया। एंटी, ये सेम फॉर्मूला ही हुआ, लेकिन ये 3D में अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कन्फर्मेशन हम ऐसे 2D में न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही शो करेंगे हम। अब इन दोनों के बीच में कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इथेन में टोटल कितने कंफर्मेशन मिलेंगे, इनफाइनाइट। इतने सारे कंफर्मेशन क्यों, आपने तो 2 ही बताया, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। कंफर्मेशन का मीनिंग क्या है, रोटेशन की वजह से दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा भी बढ़ेगा तो उनमें रिपल्सन थोड़ा तो कम होगा ही। तो ऐसा तो स्लाइड रोटेशन, स्लाइड 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 स्लाइड, ऐसा तो आप इनफाइनाइट टाइम कर सकोगे, इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोटेशन अगर उनके रिपल्सन में थोड़ा भी कमी आता है तो एनर्जी में थोड़ा चेंज तो होगा ही। तो ऐसे तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, रोटामर्स हमें मिल सकेंगे, लेकिन इन दोनों का पर्टिकुलर हम नेम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज एग्जैक्टली बिहाइंड, सो इट इज इक्लिप्स।
दिस वन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, सो इट इज एंटी। इन दोनों को हमने नाम दिया हुआ है, अदरवाइज इन दोनों के बीच में कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। थोड़ा थोड़ा एंगल भी अगर आप चेंज करते जाओ तो पॉसिबल है। अब व्हाट इज एंगल बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड एंटी इन इथेन? 60 डिग्री। इक्लिप्स को आप एंटी में कन्वर्ट करोगे तो कितना रोटेट करना पड़ेगा? 60 डिग्री। दैट इज एंगल बिटवीन दिस टू। इक्लिप्स में स्ट्रेन मैक्सिमम होता है ड्यू टू रिपल्सन, एंड दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी इज ऑलवेज मोर ऑफ एंटी एज कंपेयर टू eclipse. That is called torsional strain. Because of near position in eclipse, there is a strain, repulsion, torsional strain it is called, and which is maximum in eclipse. Now, propane. हमें क्या करना है कि दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसके अराउंड इनको मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। तो कोई भी बॉन्ड सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो तो इन दोनों को 1 और 2 कार्बन नंबर दे दो, ये सिलेक्ट करो तो इनको 1 और 2, इन दोनों के बीच का बॉन्ड हमें रोटेट करना है, ऐसा को बोल देते हैं। लाइक ये 1 और 2, दिस इज नॉट नंबरिंग ऑफ कार्बन एज पर आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में तो कार्बन 1 2 3 होता है, जस्ट इसको हमने जस्ट रैंडम नंबर दिया है, इन दोनों को हमें रोटेट करना है। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है। तो अब जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर अरेंजमेंट क्या है? तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है एंड देयर इज 1 लार्ज CH3 ग्रुप। तो ये CH3 वो जिससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये वाला। अब इसके पीछे एक कार्बन होगा ये वाला, उस पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। दिस अगेन इक्लिप्स। अब इसको भी 60 डिग्री रोटेट करो। आगे वाले कार्बन की पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। दिस इज एंटी और स्टेगर्ड। 60 डिग्री रोटेट करोगे तो पीछे वाला जो हाइड्रोजन है वो एग्जैक्ट यहाँ से मिडल में हमें दिखेगा। इसमें भी ये 2 ही पॉसिबिलिटीज जिसका हम नेम लिख सकते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर। विच इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली एंटी। क्यों? क्योंकि ये CH3, वैसे तो CH3 हाइड्रोजन से बड़ा ग्रुप है, ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन। अगर ऐसा इक्लिप्स हुआ तो यहाँ पर CH3 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर लार्ज ग्रुप हो गए ना, तो वो पीछे वाले हाइड्रोजन से रिपल्सन में स्टेबल नहीं हो पाएगा। सो वो पीछे वाला हाइड्रोजन अगर निकल जाए वहां से तो इसके पीछे कोई नहीं है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिपल्सन कम होगा। ब्यूटेन। इसमें हम एग्जैक्टली सेंटर वाले बॉन्ड को रोटेट करेंगे क्योंकि दोनों कार्बन पे एक लार्ज ग्रुप हमें मिल जाएगा। ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक CH3। इस कार्बन पर भी पीछे वाले जो है 2 हाइड्रोजन एंड एक CH3। दिस इज एक्लिप्स।
60 डिग्री रोटेट करो। आगे वाले कार्बन की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो पीछे वाला जो CH3 है वो इन दोनों के बीच में से हमें यहां से दिखेगा। बट नाउ दिस इज नॉट एंटी या ऑपोजिट, ये नहीं है, क्योंकि अब तक क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन या एक कार्बन पे CH3 था, तो पीछे वाले पे तीनों हाइड्रोजन ही थे। तो उसमें से एक CH3 के ऑपोजिट अगर एक हाइड्रोजन आ जाता है तो वो ऑपोजिट हो गया, तो उसको हम बोल देते थे एंटी। ये CH3 ऊपर, पीछे वाला हाइड्रोजन नीचे, एंटी या ऑपोजिट या स्टेगर्ड। बट इस पर भी अगर दो लार्ज ग्रुप होते हैं तो ये दोनों लार्ज ग्रुप ऑपोजिट, आगे वाले पे ऊपर पीछे वाले पे नीचे हो तभी ये एंटी होगा, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन इन दोनों के बीच में होता है। अगर आप ऐसे सोच लो कि ये दोनों कार्बन है, ये कंप्लीट इक्लिप्स हुआ, तो ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, इसके ऊपर CH3, आगे वाले के ऊपर CH3। अब ये CH3 लार्ज ग्रुप है, इस पर भी CH3 लार्ज, तो ये दोनों इक्लिप्स में तो मैक्सिमम रिपल्सन में होंगे। ये लार्ज ग्रुप दोनों अगर ऑपोजिट चले जाए तब भी ये एंटी होगा, तो ये एंटी नहीं कहलाएगा, ये एंटी नहीं है, ये अंकल है। तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड गॉच। अभी हमें याद ही रखना है, दिस इज कॉल्ड गॉच। अब अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कंडीशन कहाँ जाएगी? ये CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा कंटिन्यूअस। पीछे वाला था CH3, वो बीच में आया, अब 60 डिग्री पे इस हाइड्रोजन के पीछे जाएगा। ये भी इक्लिप्स। लेकिन ये कंप्लीट इक्लिप्स नहीं है। CH3 के पीछे हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पीछे CH3 तो दिखेगा। CH3 तो बड़ा ग्रुप है, तो कंप्लीट इक्लिप्स नहीं हुआ। ये कंप्लीट इक्लिप्स है, क्योंकि बड़े ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप था, छोटे के पीछे छोटा ग्रुप था। तो दिस वाज कंप्लीट इक्लिप्स। एंड दिस इज पार्शियल इक्लिप्स। This was complete eclipsed, this is partially eclipsed. अब इसमें भी 60 डिग्री रोटेशन कर दो। तो अब वो पीछे वाला CH3 60 डिग्री पे एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएगा। Now this is anti or staggered. Now this is anti, and we know which is highly stable or more stable out of all this, anti or staggered. क्योंकि anti means opposite, दो लार्ज ग्रुप ऑपोजिट होंगे तो रिपल्सन मिनिमम होगा, तो स्टेबिलिटी हाईएस्ट इसकी ही होगी। इसको कंटिन्यूअस आप 60 डिग्री और रोटेट करो। आगे वाले कार्बन पे तो सेम पोजीशन ही रखो। ये नीचे वाला CH3 अब इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन के पीछे CH3 हो या ये है तो सेम ही ना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये कोई और नहीं है, सेम ही हुआ। इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेट करो तो ये CH3 यहाँ बीच में से दिखेगा, तो वो यही होगा। ये पीछे वाला CH3 है, वो इस साइड 60 डिग्री रोटेट करो या इस साइड करोगे तो इसके नेक्स्ट वाला जो मिल जाएगा।
दिस इज गॉच। तो ये भी सेम ही हुआ, और इसको फिर भी 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये CH3 वापस इसके पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 कंफर्मर नहीं है, मेन 1 2 3 and 4 these two are repeated। अब इन चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, आपको मालूम पड़ ही गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, हाईली स्टेबल कौन होगा, एंटी या स्टेगर्ड। हाईली स्टेबल एंटी या स्टेगर्ड, क्योंकि दो लार्ज ग्रुप एग्जैक्ट ऑपोजिट है, रिपल्सन मिनिमम है। नेक्स्ट, मिनिमम स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली इक्लिप्स आर स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल, क्योंकि उसमें रिपल्सन होगा ही, इसके पीछे कोई ग्रुप दूसरा आएगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा ही। तो मिनिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, कंप्लीट इक्लिप्स्ड। तो ये तो फिक्स्ड हो गया। अब इन दोनों में से, गॉच या पार्शियल इक्लिप्स में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ CH3 के पीछे कोई नहीं है तो रिपल्सन कम होगा, वो पीछे वाला CH3 अगर आगे है तो उसमें भी रिपल्सन नहीं होगा। एक सीधी तरह समझ लो कि ये कार्बन दोनों है, इन दोनों के ऊपर CH3 है, ये C, फिर उसका एक H ऐसे होगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ये हाइड्रोजन आगे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोजन होगा तो रिपल्सन होगा, लेकिन कोई होगा ही नहीं तो रिपल्सन नहीं होगा। तो इसके पीछे कोई नहीं है, इसके आगे कोई नहीं, इसमें रिपल्सन कम होगा, इसमें होगा, क्योंकि इक्लिप्स तो है ना, इक्लिप्स में रिपल्सन होगा ही। तो स्टेबिलिटी दोनों इक्लिप्स लास्ट में ही आएंगे। तो पहले कौन आएगा, गॉच, देन पार्शियल इक्लिप्स, एंड कंप्लीट इक्लिप्स लास्ट में होगा। तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर्स इन ब्यूटेन। जस्ट मैंने यूं ही एग्जाम्पल ड्रॉ किया हुआ है। कई बार ऐसा पूछते हैं कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, या एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस वन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कंफर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा, इन दोनों के रिलेशन के बारे में, या विच आइसोमर इज दिस टू, या आईयूपीएसी नाम उसका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये पहला कार्बन और एक इसके पीछे वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन पहले लिख दो। ये पहले वाला कार्बन है, उसके ऊपर कौन कौन है, ये ग्रुप CH3NH, तो ये लिख दो, ये 3 ग्रुप। एक कौन था, हाइड्रोजन, एक कौन था, CH3, और लास्ट कौन है, CH2Cl। सेम पीछे वाले कार्बन पे कौन कौन है, पीछे वाले कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एंड ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एंड इथाइल। उसको ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ले आओ। अब अगर इसका नोमेनक्लेचर भी आपको पूछा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा।
1 2 3 4 5 कार्बन आते हैं, उसमें से 1 and 3 पे 2 क्लोरीन ग्रुप है, सेकंड पे मिथाइल है, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो नोमेनक्लेचर अगर पूछा भी है कहीं किसी भी का, तो डायरेक्टली इसका नेम नहीं लिखना है, इसको ये कार्बन और उसके पीछे वाला कार्बन, पहले 2 कार्बन लिख दो, आगे वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड है उसको यहाँ पे अरेंज करो, पीछे वाले को यहाँ पे, फिर वॉट एवर यू वांट टू डू यू विल इजीली एबल टू गिव द आंसर। सेम इसका भी, ये आगे वाले कार्बन पे कौन कौन है? CH3 H, ये आगे वाले कार्बन 2 CH3 और 1 H। पीछे वाले कार्बन पे कौन कौन है? एक Cl, एक H और CH2 Cl। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 5 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन चेन दोनों में है, तो ये चेन आइसोमर तो नहीं है। यहाँ पर Cl किस कार्बन पे था? नोमेनक्लेचर आप जस्ट लिख लो, 1 2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसका नंबरिंग यहां से होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 3 डाइक्लोरो 4 मिथाइल, जो 4 पे मिथाइल है ना, पेंटेन। अब पेंटेन दोनों में है, तो चेन में तो चेंज नहीं हुआ, 5 कार्बन चेन दोनों में होगी। तब यहाँ पे देख लो 1 2 डाइक्लोरो 1 3 डाइक्लोरो, इसका मतलब क्या हुआ? 2 क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो गया, तो दिस इज पोजीशन आइसोमर। ऐसा भी कई क्वेश्चन हमें पूछते हैं। This is what? This is same. आगे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक OH, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक OH, सेम पिछले पे 2 हाइड्रोजन। दिस इज इथेन 1 2 डायोल, या वी आर कॉलिंग इट इथिलीन ग्लाइकोल। इसमें कन्फर्मेशन तो इसका नंबरिंग कर देते हैं, 1 2, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें लिखना है, विच इज हाईली स्टेबल। दिस इज एंटी, 2 H ग्रुप, लार्ज ग्रुप ऑपोजिट, ऑब्वियसली एंटी। दिस इज कंप्लीट इक्लिप्स, दिस इज पार्शियल इक्लिप्स एंड दिस इज गॉच। विच इज मोर स्टेबल? मोस्टली completely eclipsed is minimum stable, anti maximum stable. But in the case of hydrogen bond or attraction, which is here, 2 H ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, OH, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। दूसरा OH ग्रुप अगर बाजू में आता है तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज प्लस लोन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा,
तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड गॉच विल बी मोर स्टेबल, एंटी से भी ज्यादा। तो ये क्यों नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप इतने नजदीक हैं कि ऑक्सीजन पे जो दो लॉन पेयर होती है ना, उनके बीच में ही रिपल्सन हो जाता है। तो ये लॉन पेयर के बीच में हाईली रिपल्सन होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा। कंप्लीटली इक्लिप्स में दोनों के बीच में लॉन पेयर की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ये गॉच कंडीशन में मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना ये क्वेश्चन। अब नॉट ओनली इन इथिलीन ग्लाइकोल दिस विल बी मोर स्टेबल, सेकंड, then NT, then 3, then 1. This is least stable. But इस पोजीशन में OH एंड फ्लोरीन भी आ जाए तो फ्लोरीन पर भी लॉन पेयर एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो होगा ही, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये भी गॉच कंडीशन में हाईली स्टेबल होगा। तो दो OH ग्रुप है, OH विथ फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा OH, एंड यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव तो है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जैक्टली इसमें नहीं होता इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो होगा। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया है, लाइक यहाँ पे A+ एंड यहाँ पे COO-, कुछ भी दे दिया है, प्लस एंड माइनस, तो अट्रैक्शन तो होगा ही। प्लस एंड माइनस दिया हुआ है तो भी अट्रैक्शन की वजह से ये गॉच कंडीशन हाईली स्टेबल होगी। तो ये याद रखना, दोनों OH ग्रुप है, या OH के साथ फ्लोरीन है, या OH के साथ क्लोरीन है, या कोई भी ऐसा अट्रैक्शन वाला ग्रुप है प्लस अगेंस्ट माइनस, तो इसमें गॉच कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये याद रखो। एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट सोहर्स फॉर्मूला नीचे में से कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए दिस इज मेसो, मीन्स देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन रखोगे तो दोनों साइड इक्वल अरेंजमेंट हमें दिखेगा। सेकेंड थिंग, अब ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड के आजू बाजू में अगर आप किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो तो कितनी भी बार रोटेट करने की छूट है, वो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है तो R ही होगा, ऐसे तो ऐसे होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसको ही आप डायरेक्टली इससे कंपेयर करो। इस बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसके आसपास इनको आप रोटेट कितना भी चाहे कर सकते हो,
आपको जैसे भी एडजस्ट करना है इस CH3 को आप एडजस्ट कर लो, फिर देखो कि ये वही है कि नहीं है। CH3 और CH3 के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसे भी घूमेगा, वो CH3 इथेन ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वी कैन रोटेट सिंगल बॉन्ड एनी टाइम, मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट चेंज। तो अब हमें क्या करना है, इसको सोर्स प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो कार्बन है वो वर्टिकल लाइन में चाहिए। तो CH3 पीछे वाला नीचे है, आगे वाले को भी घुमा के नीचे ले आओ, नीचे ही लाना है, ऊपर नहीं, क्योंकि ये साइड वाले बॉन्ड हमारी ओर ऊपर होते हैं ना, तो ये तो नीचे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये आगे वाले ग्रुप को पूरा घुमा के CH3 को नीचे ले आओ। अब इसको अगर आप ऐसा घुमाओगे तो कंडीशन कैसी होगी, CH3 को आप नीचे ले आए, मीन्स जहाँ पे था वहाँ से ऑपोजिट, तो OH भी ऑपोजिट चला जाएगा, H भी ऑपोजिट चला जाएगा, तो OH यहाँ पे आ गया एंड H यहाँ पे आ गया। पीछे वाला एज इट इज रहने दो। अब आप देख लो, ऐसे इसको इसमें ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, OH के पीछे OH, तो बीच में आप ऐसे अगर प्लेन रखोगे तो मिरर इमेज हो गए ना, तो ये मैसो हो गया। सो दिस इज द आंसर, फर्स्ट वन। इसका सोर्स प्रोजेक्शन ये होगा। औरों में आप कन्वर्ट करोगे तो नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, CH3 के पीछे CH3 है लेकिन OH के पीछे H है, यहाँ H के पीछे OH है, तो ये मैसो नहीं होगा। दिस इज मैसो, दिस इज नॉट, तो इसका ये सोर्स प्रोजेक्शन नहीं हो सकता। इसको भी आप कन्वर्ट करके देख लो, CH3 नीचे आ जाएगा तो OH इस साइड जाएगा, ऑपोजिट ही जाएगा, तो यहाँ OH ऊपर तो यहाँ H ऊपर, ये भी मैसो नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास। अब वन मोर थिंग, अगर हमें ऐसे सोर्स प्रोजेक्शन को फिशर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, कार्बन सभी वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। ये एक, ये दो तो है ही। अब इन तीनों में से जो कार्बन वाला ग्रुप है उसको घुमा के नीचे ले आओ, इधर भी घुमा के नीचे ले आओ, यहाँ पर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऊपर वाले को घुमा के नीचे ले आओ, तो ये हो गया। अब हमारी ओर वाला जो कार्बन है उस पे जो CH3 है वो नीचे लिखो, फिर ये कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, और फिर ये वाला कार्बन। अब इसके ऊपर H OH, H हमारी साइड OH अंदर, तो H हमारी साइड OH अंदर। ये लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही है। मैंने पहले भी बोला था, मैसो कंपाउंड का मिरर इमेज कोई और नहीं होता, वो खुद ही होता है। तो ये दोनों सेम ही हुए, मीन्स दिस इज मैसो सिंगल इट्स ऑन। तो ऐसे सोर्स में से फिशर में अगर कन्वर्ट करना है तो अंडरस्टैंड, ये ऊपर वाला नीचे वाला जो ग्रुप होता है ना, वो दोनों नीचे लाने हैं, ये याद रखो, दोनों को ऊपर शिफ्ट नहीं करना है, और ये नीचे तो ये ऊपर। अब ऐसे घुमा के आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये नीचे ये ऊपर, तो वो इस साइड लिखोगे, H इस साइड लिखोगे, उस तरफ से आप देखो तो, अगर इधर से आप देखोगे तो OH आपकी राइट साइड आएगा, H इधर है तो आपके लेफ्ट हैंड में आएगा। तो सेम ये ड्रॉ कर पाओगे आप। तो मॉलिक्यूल को मैं कहीं से भी देख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन, अच्छी तरह से याद रखो इसके क्वेश्चंस। कन्फर्मेशन में से इम्पोर्टेंट है कि ये कन्वर्ट किया जाए कैसे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कन्वर्जन इसमें से इसमें कैसे किया जाए याद रखना। अगेन आई एम टेलिंग, इसको आप कैसे भी रोटेट करो, ये चेंज नहीं होगा। यू आर फ्री टू रोटेट अराउंड सिंगल बॉन्ड, इट डजंट हाउ मेनी टाइम, इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम यू रोटेट। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।